मॉर्निंग एवरीवन। हमारा क्या मौर्य वंश अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। आज के लेक्चर में हम मौर्य वंश है वो कंप्लीट कर लेंगे, है ना। तो आज के हम देखेंगे अशोक का धम्म देखेंगे, और जो रिवीजन है हमारा वो कम कर लेंगे हम रिवीजन, क्योंकि हमने बहुत क्लास हो गई है कि मौर्य काल हम बहुत क्लासों से पढ़ रहे हैं। शायद हमारी 7 या 6 क्लास हो गई हैं, है ना, लेक्चर इसके कंप्लीट हो गए हैं। तो हम एक बार अच्छे से रिवीजन कर लेंगे स्टार्टिंग से हमने क्या क्या पढ़ा है ना। तो आज हम क्या देखेंगे, अशोक का धम्म। इसका सबसे पहले इसका परिचय देखेंगे हम। इसका प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे, क्योंकि डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं मेंस में कि अशोक के धम्म के बारे में विस्तार से चर्चा कीजिए, है ना। तो परिचय में क्या आ जाएगा कि अशोक ने अपनी प्रजा के नैतिक उद्धान के लिए जिन नियमों की संहिता प्रस्तुत की उसे क्या बोलते हैं, धम्म कहते हैं ना। तो आपसे या तो 3 मार्क्स में डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं, या 2 मार्क्स में, है ना। किसी स्टेट पीएससी में 2 मार्क्स का होता है, किसी में 3 मार्क्स का होता है ना। तो डायरेक्ट आपसे पूछ सकते हैं कि धम्म क्या होता है ना। तो अशोक ने अपनी प्रजा के नैतिक उद्धार, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है कि प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए जिन नियमों की संहिता प्रस्तुत की उसे धम्म कहते हैं ना। और बाद में लिख देना कि अशोक द्वारा, है ना। तो आपके ये जो 3 से 4 वर्ड है इसके मतलब ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप शॉर्ट में लिखना, है ना, जितना कि समझ में आ जाए, है ना। इसके बाद अपन उद्देश्य देखेंगे कि उद्देश्य क्या है कि जनता का नैतिक और बौद्धिक क्या उत्थान करना, क्या करना, नैतिक और बौद्धिक उत्थान करना। ये तो हम अपने मन से भी लिख सकते हैं, जैसे हमने डेफिनेशन में देखा कि किसके लिए, नैतिक उत्थान के लिए जिन नियमों की संहिता बनाई उन्हें क्या बोलते हैं, धम्म बोलते हैं ना। तो क्या नैतिक और बौद्धिक उत्थान के लिए, है ना। इसका मूल सिद्धांत क्या है, मूल सिद्धांत किस चीज को मानते हैं, स्वयं स्वतंत्रता, मतलब खुद की स्वतंत्रता, इसका क्या सिद्धांत मानते हैं। और इसके गुण क्या है, इसके गुण दूसरे व 7वें स्तंभ लेख में इसका वर्णन किया गया है। किसमें, दूसरे और 7वें अभिलेख में इसका स्तंभ लेख में इसका वर्णन किया गया है, जिसमें क्या साधुता, मृदुता, पवित्रता आदि शब्दों के बारे में बताया गया है ना। इसके बाद हम क्या, जो मौर्य काल का पतन क्यों हुआ, है ना, इसके बारे में पढ़ते हैं ना। कि किसी भी जैसे अभी हमने सिंधु घाटी सभ्यता का पढ़ा था, उसके पतन के क्या कारण थे, है ना। प्रमुख कारण के बारे में डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं मेंस में कि मौर्य वंश के पतन के कारण बताइए, है ना, कि किन कारणों से मौर्य वंश का पतन हुआ था ना। तो कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, ना ही कोई एक कारण जिम्मेदार था। तो आप जैसे आप परिचय में ऐसा लिख सकते हैं कि मौर्य वंश का जो पतन है कोई आकस्मिक घटना ना थी, और ना ही कोई एक कारण जिम्मेदार था, इनके निम्न कारण जिम्मेदार थे, है ना। तो ये लिख सकते हैं जैसे अयोग्य उत्तराधिकारी। जैसे क्या हुआ, अशोक महान के बाद जो उत्तराधिकारी है वो थोड़े कम योग्य थे, है ना। तो अयोग्य उत्तराधिकारी, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार अशोक कुशल प्रशासक थे। क्या थे, ये बहुत कुशल प्रशासक थे, इसलिए अशोक को क्या बोलते हैं, महान अशोक के नाम से। इन्होंने क्या विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। उसके बाद जो भी शासक बने थे वो विशाल साम्राज्य की स्थापना नहीं कर पाए थे, और ना ही अपने राज्य को संभाल पाए थे, है ना। तो क्या अयोग्य उत्तराधिकारी, है ना, पहला पॉइंट हो जाएगा अपना अयोग्य उत्तराधिकारी। और सेकंड हो जाएगा राजनीतिक संगठन के दोष, है ना। इसमें क्या पढ़ेंगे कि निरंकुश राजतंत्र, मतलब अशोक के बाद क्या हो गया था, निरंकुश शासन हो गया था, और शक्ति केंद्र के पास थी, है ना। केंद्र के पास होने के, जैसे अगर पूरा जो शासन होता था वो पाटलिपुत्र से ही होता था। कहाँ से होता था, पाटलिपुत्र से। जब तक चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक इस जो केंद्रीकरण शासन को संभाल पाया था, उसके बाद जो केंद्र के पास सत्ता थी उसको जो अन्य शासक थे वो संभाल नहीं पाए थे, जिससे क्या स्थानीय शासन पर ध्यान नहीं देते थे, है ना। मतलब पूरी शक्ति किस चीज में लगा देते थे, केंद्र के पास, है ना। तो और स्थानीय शासन पर क्या ध्यान नहीं देते थे, जैसे क्या नगर हो गया, ग्राम हो गया ना, इन पे क्या ध्यान नहीं जाता था, है ना।
इसके बाद क्या, करों की अधिकता, है ना। कर क्या, जैसे अशोक के बाद क्या, करों की अधिकता होने लगी, और जो शासक थे वो अधिक कर लेने लगे थे, है ना। जैसे भारी करों से जनता में क्या हो गया था, असंतोष होने लगा था। क्या, असंतोष, मतलब जनता शासक से क्या, असंतोष होने लगी थी, है ना। और अशोक की शक्ति की नीति, है ना, वो सॉरी शांति की नीति, है ना। अशोक ने क्या किया था, जैसे पहले क्या अशोक युद्ध 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 भी करते थे, है ना, अशोक महान। पर क्या, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने क्या, युद्ध करना ही बंद कर दिया, है ना, युद्ध करना ही बंद कर दिया। कलिंग विजय के आक्रमण के बाद युद्ध बंद हो गया, जिससे क्या, सेना कमजोर हो गई, है ना। सेना के जो प्रशिक्षण है उस पर ध्यान नहीं दिया गया, जिससे सेना कमजोर हो गई, और अशोक के दुर्बल उत्तराधिकारी साम्राज्य को जो साम्राज्य उसको सुरक्षित नहीं कर सके, है ना। मतलब अशोक ने अपनी जो शांति नीति है वो भी बना के रखी थी, और अपने साम्राज्य को भी संभाल रहे थे। पर उसके बाद क्या हुआ था कि जो सेना है उनके प्रशिक्षण पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था, तो सेना कमजोर हो गई, और जो अशोक के बाद जो दुर्बल उत्तराधिकारी आए थे उन्होंने क्या, साम्राज्य को सुरक्षित भी नहीं कर पाए थे। तो इसके पतन के और भी अनेक कारण हो सकते हैं, बस हमें अगर 6 मार्क्स में ही आएगा या 7 मार्क्स में, तो हमें ये 4 पॉइंट अगर हम लिख देंगे और परिचय में हमारा ये लिख देंगे, तो ये हमारा परिचय हो जाएगा, ये पूरी बॉडी हो जाएगी। उसके बाद निष्कर्ष में हम कुछ भी लिख सकते हैं, आपके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो, क्योंकि आपने अभी मौर्य काल इतना पढ़ा है, तो आप निष्कर्ष आप अपने अकॉर्डिंग लिखना, है ना। तो क्या 4 पॉइंट होंगे, अयोग्य उत्तराधिकारी, राजनीतिक संगठन के दोष, करों की अधिकता और अशोक की शांति नीति, और भी अन्य कारण हो सकते हैं। नेक्स्ट हम ऐसा क्वेश्चन आ सकता है मेंस में आपका कि अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में क्या क्या योगदान किए गए, है ना। तो आप ऐसा लिख सकते हैं आंसर में, मतलब पॉइंट 4 पॉइंट है, या 5 पॉइंट में आपके, या 6 मार्क्स में आ सकता है, या 7 मार्क्स में आ सकता है ना। जैसे धम्म यात्रा, है ना, तो धम्म यात्रा में क्या, अभिलेख से ज्ञात होता है कि अशोक ने क्या, बोध गया, लुम्बिनी आदि की क्या की थी, यात्रा की थी, है ना। उसके बाद अहिंसा के पालन पर बल क्या, अत्यधिक बल दिया था, और पशु पक्षियों के वध पर क्या, प्रतिबंध लगाया गया था, ना। और इसका उल्लेख क्या, अशोक के अभिलेख में भी किया गया है। क्या, इसका उल्लेख क्या, अशोक के अभिलेख में भी किया गया है, ना। थर्ड पॉइंट क्या रहेगा कि धम्म महामात्रों की नियुक्ति, है ना, और इसका उल्लेख क्या, पंचम अभिलेख में, शिलालेख में किया गया है। किसकी, कि जो धर्म से संबंधित नियुक्तियां हैं उनका वर्णन किसमें किया गया है, 5वें शिलालेख में उसका वर्णन किया गया है, ना। और तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किसके समय हुआ था, अशोक के समय ही हुआ था। कौन सी, तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किसके समय हुआ था, अशोक के समय, जो कहाँ पर हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी, और जिसके अध्यक्ष कौन थे, मोगलीपुत्र तिस्क थे, है ना, मोगलीपुत्र तिस्क थे, जिसकी अस्थियां वर्तमान में कहाँ पे है, सांची के स्तूप में। कहाँ पे है, सांची के स्तूप में किसकी अस्थि है, मोगलीपुत्र तिस्क और सारीपुत्र, है ना। ये क्या है, ये अशोक के जो गौतम बुद्ध के क्या है, दोनों शिष्य है ना। और इसके बाद फिर धर्म प्रचार का संगठन, है ना। जैसे क्या, अशोक ने क्या किया था, भारत और विदेशों में क्या बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, जिसमें क्या, लंका में अपने पुत्र महेंद्र और संघमित्रा अपनी पुत्री को प्रचार प्रसार के लिए भेजा था, ना। मतलब अशोक द्वारा जो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में क्या, भारत में भी इसका प्रयास किया गया और विदेशों में भी इसका प्रयास किया। वर्तमान में इसका सबसे ज्यादा हमें नेपाल और भूटान में देखने को मिलता है, ना। नेपाल और भूटान में इसका प्रचार प्रसार देखने को मिलता है, ना। तो उस समय ये अशोक के समय ही ज्यादा प्रचलित हुआ था, क्या, बौद्ध धर्म, है ना। अब हम क्या, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमने मौर्य वंश में या मौर्य काल में अभी तक क्या क्या चीजें पढ़ी है ना। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, जानकारी के स्रोत देखे, है ना। जानकारी के स्रोत में क्या देखे, अभिलेखीय प्रमाण देखे, पुरातात्विक प्रमाण देखे, उसके बाद कलात्मक प्रमाण देखे, साहित्यिक प्रमाण देखे और विदेशी प्रमाण देखे, जिसमें क्या फाइयान है ना, मेगास्थनीज है ना, ये सब देखे। उसके बाद हमने क्या, मेगास्थनीज के बारे में पढ़ा है ना, मेगास्थनीज है ना, मेगास्थनीज के बारे में पढ़ा।
सॉरी ये मेगास्थनीज है ना, ये है ना, इसकी क्या मेगास्थनीज के द्वारा क्या है, इंडिका पुस्तक है, उसमें क्या 7 जातियों का वर्णन किया गया है, ये हमने इसके बारे में हमने देखा ना। उसके बाद क्या हमने इसकी क्या मौर्य वंश की क्या धार्मिक जीवन के बारे में देखा। तो धार्मिक जीवन के बारे में हमने क्या देखा कि वैदिक धर्म का क्या स्थान है, बौद्ध धर्म का क्या स्थान है, आजीवा का धर्म का क्या स्थान है, और जैन धर्म का क्या स्थान है ना, ये सब चीजें देखी। उसके बाद हमने क्या मौर्य वंश के प्रशासन के बारे में देखा, जिसमें हमने उसका केंद्रीय प्रशासन देखा है ना, स्थानीय प्रशासन देखा है ना। उसके बाद हमने मौर्य वंश की अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ा है ना, अर्थव्यवस्था आर्थिक स्थिति के बारे में, जिसमें हमने कृषि के बारे में देखे है ना, मौर्य वंश की पशुपालन कैसा था, मुद्रा क्या थी है ना, मुद्रा प्रचलित होने लगी थी है ना, स्वर्ण मुद्रा को क्या बोलते हैं ना, चांदी की मुद्रा को क्या बोलते हैं, ये सब हमने देखा। उसके बाद उद्योग धंधे क्या स्थिति में थे है ना, व्यापार वाणिज्य क्या था ना, ये सब चीजें हमने आर्थिक व्यवस्था में देखा। उसके बाद सामाजिक व्यवस्था में क्या देखा कि वर्ण व्यवस्था कैसी थी है ना, वर्ण 4 भागों में बांटा गया था, जो कि क्या जन्म के आधार पर था। उसके बाद दास प्रथा को देखा था ना, दासों को क्या कृषि कार्यों में लगाया जाने लगा। उसके बाद नगर और भवन देखे कि विशाल नगर और भवन की स्थापना की गई थी। स्त्रियों की दशा देखी थी कि स्त्रियों की दशा में क्या गिरावट आने लगी थी। विवाह देखे थे, जिसमें क्या बाल विवाह और विधवा विवाह प्रचलित होने थे है ना। उसके बाद हमने क्या जो मौर्य वंश की कला है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसमें हमने क्या राजप्रसाद मतलब महल देखे थे ना, कि विशाल महलों का निर्माण करवाया गया था ना। उसके बाद हमने स्तंभ देखे थे ना, विथ डायग्राम देखे थे ना। उसके बाद स्तूप देखे थे ना। उसके बाद हमने गुफाएं देखी है ना कला में। उसके बाद मृद भांड है ना, और एक पॉइंट और देखा था हमने, मूर्ति कला के बारे में देखा था। उसके बाद जो अशोक के समय कलिंग युद्ध हुआ था ना, तो हमने कलिंग युद्ध के बारे में पढ़ा कि परिचय क्या है ना, ये युद्ध कब हुआ है ना, और इसका परिणाम क्या हुआ, ये सब चीजें हमने देखी है ना। इसके बाद हमने क्या देखा, जो शासक थे, सबसे पहले क्या चंद्रगुप्त मौर्य आए थे है ना, ये हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हमने क्या उनके प्रशासन के बारे में देखा ना, साम्राज्य विस्तार में उनकी क्या भूमिका रही, ये सब चीजें पढ़ी। उसके बाद कौन आया था, बिंदुसार के बारे में हमने पढ़ा है ना, उनकी कितनी पत्नियां थी। उसके बाद उनके अशोक पुत्र थे। उसके बाद क्या हमने अशोक को देखा है ना, अशोक के बारे में हमने इन डिटेल पढ़ा कि अशोक का प्रशासन कैसा है, साम्राज्य विस्तार कहाँ कहाँ पे था ना। इसके बाद सॉरी अंतिम कौन है अंतिम शासक कौन है, ये सब चीजें हमने देखी। बृहदत्त क्या है, अंतिम शासक किसका था, मौर्य वंश का है ना, जिसकी हत्या किसने की थी, शिशुनाग ने की, सॉरी पुष्पमित्र ने की थी है ना। पुष्पमित्र ने इनकी हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी है ना। ये हम शुंग वंश गुप्तोत्तर काल में पढ़ेंगे। और क्या देखा हमने, जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है ना, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जो अर्थशास्त्र है ना, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जो कि राजनीति पर लिखी प्रथम पुस्तक है ना, राजनीति पर लिखी प्रथम पुस्तक है ना, जिसमें हमने क्या राजा के सप्तम सिद्धांत के बारे में देखा है ना, कि राजा के सप्तम सिद्धांत में क्या कि अशोक के राजा के क्या शरीर से इनकी तुलना की गई है ना। और जिसमें क्या हमने जो अर्थशास्त्र उसमें क्या हमने सामाजिक देखा है ना, सामाजिक व्यवस्था कैसी थी है ना, गुप्तचर क्या थे, संस्था और संचार में बटे हुए थे ना, जिसमें संस्था क्या एक ही स्थान पर भ्रमण करके क्या गुप्त सूचना देती थी, और जो संचार है वो इधर उधर भ्रमण करके भेष बदलकर गुप्त सूचना राजा को दिया करती थी है ना। तो हमने ये, और नेक्स्ट हमने क्या कि मौर्य वंश का पतन कैसे हुआ ना, मौर्य वंश का पतन आज के लेक्चर में ये देखा, मौर्य वंश का पतन और जो अशोक की धम्म नीति है उसके बारे में हमने चर्चा की, और जो अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में क्या योगदान रहा उसके बारे में आज हमने देखा। तो आज हमारा क्या मौर्य वंश क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में क्या हम पढ़ेंगे, मौर्योत्तर काल पढ़ेंगे, जिसमें क्या जो देशी आक्रमण करता है जो भारत में ही थे, और जो विदेशी आक्रमण करता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। कुषाण है ना, इनके बारे में इन डिटेल हम पढ़ेंगे।